मुआशरा एहसास दिलाता था कि नहीं यार तुम थोड़े डिफरेंट हो, कुछ तो अलग है। मैं अगर ट्रांसजेंडर हूँ मतलब मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करती, मैं भी उनमें से ही, बाहर में जाए सब। मैंने कहा आपने मेरी माँ के सामने ना मुझे बहुत कमतर कर दिया। मैंने कहा मैं दुआ करती हूँ आपके आगे ऐसी कोई औलाद ना, कि जब कब्रिस्तान में कब्र मांगी जाती है तो हमें तो कब्र भी नहीं मिलती। मूर्ति के साथ आप लोग इतना डिस्क्रिमिनेशन किस लिए, एक मरे हुए इंसान के साथ। सोशल मीडिया के कमेंट्स पे जा रहे हैं, मैं तो लाइव कमेंट्स इतना सुना है तो सोशल मीडिया क्या इफेक्ट करेगा। तो लोगों ने गाइड नहीं किया, लोगों ने मेरा इस्तेमाल जरूर किया। Who is पारस क्वीन? और ये स्पेशली ये जो पारस के साथ जो क्वीन लगा हुआ है ना ये अच्छा ये सवाल मुझसे भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये है कि करना भी चाहिए, बड़ा हाँ, क्रिएटिव है, तो डिफरेंस है डिफरेंट है कि ज्यादातर लोगों का सरनेम में ये चीजें नहीं लगती, और ये मेरा कोई सरनेम नहीं है, ये एक बस एक सोच है, एक थॉट है आप कह सकते हो कि हर लड़की के अंदर उसकी कोई ना कोई खुददारी होती है, उसके ड्रीम्स होते हैं, उसकी ख्वाहिशात होती हैं जो वो पूरा करना चाहती है। तो मैं भी कुछ इसी तरह से थी, कुछ चीज़ें थी, कुछ ख्वाहिशात थी, कुछ गोल्स थे जो कि पूरे करने हैं, और लाइफ के अंदर कोई एक मतलब कुछ चीज़ें अचीव करनी थी, तो बस, और मैंने सब कुछ वो किया। तो पारस समझ लें एक ऐसे इंसान जिसकी बहुत से ड्रीम्स थे, बहुत सी ख्वाहिशात थी जो कि उसने अचीव करी। सो दैट्स व्हाई आई एम पारस क्वीन। और पारस क्वीन की इस खूबसूरती के पीछे उसके कितने स्ट्रगल्स हैं, क्या राज हैं? स्ट्रगल्स तो खैर बहुत सारे, लेकिन मैं सारे डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा सफाया किया, बहुत अच्छा हाथ किया मुझ पे। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, लोग मुझे समझते हैं कि मैंने बहुत सी सर्जरीज कराई हैं, फेस पे, नोज पे, मुझे बहुत सी लाइक मेरी फ्रेंड्स हैं लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि आपने क्या करवाया, आपने नोज की राइनोप्लास्टी करवाई है, सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ, मैंने कोई इतनी सर्जरीज नहीं करवाई। हाँ, मैं लिप फिलर करवाया था, वो भी बहुत टाइम पहले। जो करवाया हुआ वो बताने वाला है नहीं वो बताऊंगी तो फिर ये सेंसर हो जाएगा। पारस से पारस क्वीन तक का जो सफर है, जो स्ट्रगल है, वो क्या है? कैसी स्ट्रगल है, कितनी स्ट्रगल है? यार स्ट्रगल तो अगर मैं बताने पे आ जाऊं तो बहुत सालों का जिक्र होगा, लेकिन मैं बस ये सोचती हूँ कि उस टाइम पे जैसे कि लोग कहते हैं कि आपकी उस टाइम पे किसी ने मदद नहीं करी, आपको उस टाइम पे लोगों ने किसी ने समझाया नहीं, या आपको किसी ने उस टाइम पे गाइड नहीं किया। तो लोगों ने गाइड नहीं किया, लोगों ने मेरा इस्तेमाल जरूर किया, और वो इस्तेमाल होते होते मैं यहाँ पहुंची। तो मैं नहीं चाहती कि, लेकिन मैं एक चीज में बहुत सेटिस्फाई हूँ कि कुछ चीजों के जो फैसले थे वो मैंने खुद लिए। ठीक है, मैंने किसी से मशवरा नहीं किया। गुड। मैंने कहा कि अगर ये फैसला लेने से कुछ आगे मेरे लिए सही होता है तो भी ठीक है, अगर कुछ सही नहीं होता तो भी ठीक है, ये मेरा अपना फैसला है। लेकिन जहां मैंने लोगों से पूछ के फैसला किया वहां पे मुझे ये चीज ने जरूर तंग किया कि शायद मैं अपने दिल की सुन लेती, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है। अच्छा, मेरा इस्तेमाल ही किया है, मुझे मतलब इंसान फैसला तो बड़े करीबी लोगों से करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं करीबी लोगों की बात कर रही हूँ, मतलब जिससे मैंने जाके पूछा कि जो मेरे दिल के बहुत करीब थे, जिनको मैं अपना समझती थी। मैंने बहुत से उन लोगों से अपने जिंदगी के फैसले, राय, कुछ ऐसे मरहलात इंसान की जिंदगी में आ जाते हैं जहाँ इंसान खुद कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो वो मैंने लोगों से जाके जब मशवरे लिए तो वो मैंने जाके फिर ठोकरें ही खाई हैं और कुछ नहीं। तो मैं भी यही कहूंगी कि अगर आपकी जिंदगी की कुछ ऐसी चीजें हैं तो आप अपने दिल की सुने, बाहर में जाएं सब। आपकी माशाल्लाह से खूबसूरत हैं आप। ब्यूटी एक्सपेंसेस कितने आ जाते हैं? यार ब्यूटी एक्सपेंसेस बहुत हैं, अभी मैं यहाँ बैठ के बोलूंगी तो बोल दें। यार मेरा मंथली तकरीबन 10 to 12 lakhs लगता है। 1 million? Yeah, you can say 1 million. 1 million? Exactly. जो मैं आज यहाँ बैठी हुई जगमगा रही हूँ, ये कोई आसान नहीं है अपनी केयर करना, और I think women is naturally expensive. तो और मेरे तो कुछ ज़्यादा ही हैं अखराजात। और आपके ड्रेस कॉस्ट वगैरह वो सब? ड्रेसेस तो मैं मुझे क्रेजी ड्रेसेस का है। मेरी अभी आप वार्डरोब देखेंगे, मेरे पास बिल्कुल एक वॉक इन क्लोजेट है जिसमें इतने सारे वार्डरोब हैं जो कि मैंने पहने ही नहीं है। ड्रेसेस इतने सारे हैं कि मैंने पहने ही नहीं है बिल्कुल। और मैं जब कहीं जाना होता है, बिना आज मैं शो पे भी आ रही थी और मैं बैठ के सोच रही थी यार मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, मैं क्या पहनूं। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या पहन के जाया जाए और क्या नहीं। अच्छा हाँ, मुझे बहुत शौक है ड्रेसेस का। ये ड्रेस जो आप पहन के आएंगे
क्या कॉस्ट होगी इसकी? दिस ड्रेस पैंट ये जो है ये ज़ारा की है, और शर्ट और ये टॉप ये मैंने चीन से मंगवाया है। आई थिंक इसकी होगी टोटल कॉस्ट तकरीबन 45 समथिंग, 45,000। यस 45,000। 45,000 यस। ओहो, पारस क्वीन की इस खूबसूरती के पीछे उसके कितने स्ट्रगल्स हैं, क्या राज हैं? हर लड़की के अंदर उसकी कोई ना कोई खुददारी होती है, उसके ड्रीम्स होते हैं। मैं सारे डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा सफाया किया, बहुत अच्छा हाथ किया मुझ पे। लेकिन जहाँ मैंने लोगों से पूछ के फैसला किया वहाँ पे मुझे ये चीज ने जरूर तंग किया कि शायद मैं अपने दिल की सुन लूं। ब्यूटी एक्सपेंसेस कितने आ जाते हैं? आई थिंक वुमेन इज नेचुरली एक्सपेंसिव। 1 मिलियन। 1 मिलियन। एग्जैक्ट। दिल की ये आरज़ू थी कि कोई दिल रुबा मिले, लो जुड़ गया नसीब हम तुमसे आप। ऐसे इंसान जिसकी बहुत से ड्रीम्स थे, बहुत सी ख्वाहिशात थी जो कि उसने अचीव करी। सो दैट्स व्हाई आई एम पारस क्वीन। फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? मॉडलिंग, एक्टिंग से रिलेट कोई चीज? मेरा शुरू से ना एक ड्रीम था कि आई वांट टू बी अ मॉडल और एन एयर होस्टेस। या तो मैं एयर होस्टेस बनूं या मैं मॉडलिंग की फील्ड में आऊं। हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं है। अगर मैं आज जब यहाँ बैठ सकती हूँ, आपके साथ बात कर सकती हूँ, तो मैं एक एयर होस्टेस की जॉब भी कर सकती हूँ। वो क्यों नहीं कर सकती? एक मॉडल भी बन सकती हूँ। बिल्कुल। लेकिन आप बाहर देख लेना कि बाहर कंट्रीज में कितनी सारी ट्रांसजेंडर्स हैं और वो मॉडल हैं। बिल्कुल। आप अभी गूगल कर लें, आपके सामने सारी ट्रांसजेंडर्स हो जाएंगे जिन्होंने बड़े बड़े शोज किए हैं। विक्टोरिया सीक्रेट, गुची, फेंडी, वर्साची, इनके शोज किए हैं। लेकिन हमारे तो ये छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, उनकी मॉडल नहीं बना रहे, तो फिर वहां क्या जाए? क्या लगता है क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ज्यादा। यहाँ फील्ड के अंदर एक तो कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। अगर मैंने कुछ शूट्स किए हैं तो जब वहां पे मेकअप रूम में मैं जाके मेकअप हो रहा है और उनको पता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो वो वहां जाके तुम उसका मेकअप कर रहे हो, तुम मेरा भी करोगे। मैंने बहुत कुछ फेस किया ये फैशन इंडस्ट्री के अंदर। मेरा दिल इतना खफा हुआ कि एक प्लेटफॉर्म पे, एक रैंप वॉक पे मैं भी वॉक कर रही हूँ और दूसरी मॉडल्स भी हैं। तो 2-3 मॉडल्स थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। तो उन्होंने जिस तरीके से बिहेव किया मेकअप रूम के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई सड़क से उठा के कोई भिखारी आ गया कोई एलीट लाइफ में, और लाइक एक बहुत फैशन शो के अंदर। मतलब मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करती। मैं अगर ट्रांसजेंडर हूँ तो मेरे उससे उनका क्या ताल्लुक है? बिल्कुल सही बात है। मेरे जेंडर का वहाँ क्या लिंक है? ठीक है। हम तो प्लेटफॉर्म पे है ना, तो आई डोंट नो वो जेलसी फैक्टर है क्या नहीं, मैं नहीं कह सकती। लेकिन वो हमारे मुल्क के अंदर ये चीजें हैं ही नहीं। जबकि मैं चाहती हूँ, आई वांट टू बी अ मॉडल, आई वांट टू बी अ एयर होस्टेस। पाकिस्तान में आज तक कभी भी कोई ऑफर नहीं आई, कोई चांस देने के लिए किसी ने कॉल नहीं करी, कोई कांटेक्ट? यहाँ पे मुझे जो पर्सनली लगता है, मैंने 2-3 दफा रैंप वॉक्स की हैं, लेकिन वो सिर्फ एक वो फेम के लिए कि हमने जी ट्रांसजेंडर के लिए कुछ कर दिया ना, हल्का सा 5-10 साल में कोई रैंप वॉक छोटी सी करवा दी और वो वायरल हो गई जी, ट्रांसजेंडर ने वॉक कर ली। और उसके बाद कौन पारस, कहाँ की पारस, ये चीजें नहीं। अब मुझे ये समझ नहीं आता ये किस बेसिस पे। लाइक ये तो नेपोटिज्म है। ये तो यहाँ पे अगर ट्रांसजेंडर्स वॉक करेंगी हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, वो तो इस तरह हो जाएगा जी, उस तरह हो जाएगा, हमारा शो बैन हो जाएगा। अच्छा जी, ये कमेंट्स सुनने को मिले आपको? कमेंट्स मैंने लाइव सुना है लोगों से। क्या रिएक्ट होता था उस वक्त आपका? मेरे पास जवाब नहीं होता था। देखिए, बात होती है रिएक्शन इंसान वहां देता है जब इंसान के पास प्लेटफॉर्म होता है। तो आज मैं अगर एक प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हूँ तो मैं अपने दिल की बातें यहाँ बैठ के बोल सकती हूँ। उस टाइम पे मैं अगर बोलती तो वो कोई सुनता नहीं। तो शायद मैं आज बैठ के बोल रही हूँ तो कोई सुने इस चीज को। इसलिए सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, कमेंट्स आते हैं, किस किस तरह के कमेंट्स आते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं लोग, क्या क्या बातें करते हैं? सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें होती हैं कि पत्नी ये ट्रांसजेंडर है, इसको इतनी वैल्यू नहीं दो, फ्लां धमाका, नाइट कर लो हमारे साथ, ये कर लो, हमें मिलना है, हमें दे दो। बहुत बहुत गंदे गंदे कमेंट्स हैं। आप मेरा कोई वीडियो उठा लें उसके नीचे, तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप मेरी पिक्चर या वीडियोस के ऊपर आके इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हो, मेरी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो। अगर मैं आपका एक कमेंट उठाकर पोस्ट करके एक वीडियो बना दूं आपके कमेंट के ऊपर, आपकी आईडी से आपकी पिक्चर उठा के वीडियो बना दूं, तो आपकी इज्जत कहाँ जाएगी? फेम भी तो मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए तो मैं करती नहीं हूँ। मैं क्यों फेम दूं लोगों को? मैं बस इतना कहूंगी कि आप लोगों ने मुझे जितना जो कुछ कहना है, जो कमेंट्स करना है करें, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को, मेरे माँ बाप को डिस्कस ना करें।
मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मेरे माँ बाप, बहुत एक कमेंट आया था इसने मुझे बहुत हर्ट किया कि ये तो किस तौबा, क्यों? अगर मुझे बहुत उसी टाइम पे मैं बहुत रोई कि मैं इसको क्या बताऊं कि यार मेरे तो माँ बाप ही नहीं, आप मुझे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। मैं अगर कहती तो चेक करना चाहती तो मैंने सोचा था, उसकी पिक्चर भी लगी हुई थी मेरे प्रोफाइल पे कि मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं भी उठ के कोई गालम गलोच या कोई गंदी बात करूंगी तो मेरे में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया, मुझे घर से ये तरबियत नहीं मिली, ठीक है। मेरी माँ ने मुझे माफ करना सिखाया, तो मैंने वो जस्ट अल्लाह पे छोड़ के इग्नोर कर दिया। अभी आपका एक लास्ट इंटरव्यू था, बड़ा वायरल हुए उसके क्लिप्स। वो कंट्रोवर्सी बस इस तरह की थी कि वो कुछ सवालात थे मुझसे किए गए। पहले तो मैं यही कहूंगी, मुझे शो में बुलाया गया, ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम किसी पॉडकास्ट में बैठी थी। तो वहां पर फर्स्ट टाइम जब मैं वहां बैठी तो इवन एक तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह ऑन एयर टेलीविजन पे मतलब शो था और डिस्कशन थी। खैर मैंने, और वो कोई भी फिल्टर नहीं था ना चीजें, उससे मैंने अपनी लाइफ के बारे में चीजें जो मैंने फेस किया वो मैंने सब कुछ शेयर किया वहां पर। शायद जिन लोगों ने देखा उनको पता हो। और वो सब रियल था, उसमें कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं थी, वो अनफिल्टर पारस थी। मेरे से मेरी जातियात को ले लिया गया एक कुछ अवेज, लाइक आप कह सकते हो कि कुछ व्यूज के अवेज, कुछ लाइक्स के अवेज मैंने अपनी जिंदगी की कहानी वहां पे शेयर कर दी। उन लोगों ने वो सब लाइक्स और व्यूज के लिए क्या मुझे नहीं पता। थोड़ा टाइम जब वो चीजें सब वायरल हुई हैं वो हटा दी गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप मुझे अब एक जगह पे बुला रहे हो, एक प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हो, मुझसे मेरा अपना आप ले रहे हो, बिल्कुल, और फिर मेरी बगैर इजाजत की आप उसको हटा रहे हो। अब एक टॉपिक है, एक बात पे मैं आता हूँ सर्जरी पे। ओके, सर्जरीज वगैरह कहाँ करवाई या नहीं करवाई? इवन नहीं, सर्जरीज यहाँ पे पाकिस्तान में तो ज्यादातर इलीगल है, तो वो तो मैं डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन मैं ज्यादातर पाकिस्तान से बाहर हाँ, थाईलैंड में, थाईलैंड और दुबई। हंसी और इन आंसुओं की वजह लव लाइफ की आपने टॉपिक ऐसे छेड़ दिया कि क्या कहूँ, लेकिन खैर प्यार इंसान के मेरे ख्याल में वही होता है, इश्क वही होता है जो अधूरा होता है। पूरा हो जाए तो फिर क्या इश्क? हाँ, वो कहते हैं ना, हाँ वो एक शेर है ना कि दिल की ये आरज़ू थी कि कोई दिल रुबा मिले, वाह, लो जुड़ गया नसीब हम तुमसे आ मिले। वाह 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 वाह। तो बस होता है, हर इंसान, भाई हमारे अंदर भी फीलिंग्स है, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मुझे भी जाहिर है कोई अच्छा लग सकता है, प्यार हो सकता है, लेकिन फिलहाल मेरे नजदीक अभी इस टाइम बिल्कुल मैं सिंगल हूँ। और क्या कहते हैं, ये चीजें मेरे ख्याल से हमारे लिए नहीं बनी, प्यार मोहब्बत हमारे लिए नहीं बनी, जिंदगी भर अकेला रहना, ये हकीकत है। इंसान को मेरे ख्याल से रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। फैमिली वाली साइड क्या है पारस की? फैमिली ने जब ये पता चला आपको भी और फैमिली को भी ये सब चीज़ें बताई, डिस्कस किया, तो फैमिली का क्या बिहेव था, क्या रिएक्शन था? उन्होंने कहा अपनाया या फिर वही जो अमूमन होता है? देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं ये जानना चाहता हूँ और शायद लोग भी, क्या पता चलता है, क्या चेंजेस होती हैं बिहेव में, कोई चेंजेस होती हैं, एक्चुअली एहसास कैसे होता है इस चीज़ का? एहसास जो होता है ना, मैं आपको आज बताती हूँ, एहसास कभी भी खुद नहीं होता, वो किसी भी तरह का फीलिंग्स का हो, जैसे मोहब्बत कह लें, प्यार कह लें, बुरा लगना कह लें, अच्छा लगना कह लें, ये सामने वाला आपको फील, एहसास दिलवाता है। मेरी कोई बात मैं आपसे करती हूँ, करूँ अगर आपसे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, अगर अच्छी होगी तो आपको एक अच्छा एहसास होगा, बुरी होगी तो बुरा एहसास होगा। जो मुझे मेरी फीलिंग्स का, जो मेरे अंदर की चीजों का कि नहीं, आई एम अ डिफरेंट पर्सन, ये मुझे सोसाइटी ने, बाहर माशरे ने एहसास दिलाया। अच्छा, एक गुड टच और बैड टच का एहसास, एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल लड़के का और मेरा डिफरेंस का एहसास, ये चीज मुझे फील हुई जब मैं घर से बाहर निकली। घर से जब मैं बाहर निकली तो घर में मैं बड़ी थी फैमिली के अंदर, तो जब मैं बाहर निकलती थी तो मुझे मुआशरा एहसास दिलाता था कि नहीं यार, तुम थोड़े डिफरेंट हो, कुछ तो अलग है।
किस तरह? लाइक मेरे हाथ कई मैं से सामान ले रही हूँ, यार प्याज कैसी है, प्याज आप क्या मतलब क्या रेट है, क्या प्राइस है, ये करके दुकानदार एकदम ये पकड़ के यूं रगड़ना। वैसे तो 100 रुपए किलो है, लेकिन तुम्हारे को हम 50 रुपए दे देंगे ना, तुम यहीं आ जाया करो चीज लेने के लिए। उस वक्त क्या एज थी? उस टाइम पे मेरी एज होगी तकरीबन कोई 9-10 साल। तो अच्छा, मेरा दिमाग बचपना था, दिमाग के अंदर मुझे नहीं पता था। मैं जाती थी वहीं सौदा, सारी दुकानें छोड़ के उसी के पास जाती थी कि यहाँ पे मुझे 50 रुपए बच रहे हैं, चलो मैं अपनी कोई चीज खा लूंगी लेकर, क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो जब मैं जाती थी तो जहाँ से मुझे सारी शॉप्स होती थी सब्जी की, लेकिन जहाँ 50 रुपए कम मिलते थे मैं वहीं पे जाती थी सौदा लेने के लिए। ये नहीं पता था कि वो क्यों दे रहा है? ये नहीं पता था, आज पता है। आज मालूम है कि वो 50 रुपए कम में क्यों देता था मुझे, क्योंकि वो मुझे हाथ लगाने की कीमत दे रही, काट रहा था उसमें से। तो एक तरह से एहसास हुआ बाद में जाकर कि नहीं, मैं बिक गई। उस टाइम पे ही मैं बिक चुकी थी। अगर एक कोई नॉर्मल लड़का जाके दुकान पे सौदा लेकर आ जाए, उसको तो वो 50 रुपए कम में नहीं दे रहा, पर वो मुझे दे रहा है। अब एहसास हुआ वो क्यों, ये फर्क है, ये सोसाइटी आपको एहसास दिलाती है। फिर एरिया के अंदर जब मैं बाहर निकलती थी तो वहां पे कुछ मतलब लड़के होते थे और वो कहते थे आओ तुम्हें बाइक चलाना सिखाएं। तो मैं छोटी सी थी, मुझे था कि चलो बाइक कैसे चलाई जाती है सिखाएं ये वो ना। अब बाइक जब वो मुझे चलाने सिखाते थे बाइक चलाने के लिए, तो वो पीछे बैठते थे और पीछे बैठ के फिर वो जी जिस्म के ऊपर हाथ लगाना और ये वो। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ बैठ के पीछे, मुझे बाइक सिखा, मेरे दिमाग में नहीं था। लेकिन अब पता है कि वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे, क्यों किस तरह से वो लाइक मुझे टच कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अब एहसास हुआ कि उन्होंने भी बाइक सिखाने की भी कीमत वसूल ली मुझे। तो ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी के फेसेस है, इन पे तो लोग कोई नजरसानी करता ही नहीं है। फिर फैमिली को जब ये बात पता चली तो सबसे पहले फैमिली ने क्या रिएक्ट किया? देखिए फैमिली का रिएक्शन तो बस मैं घर से निकल गई थी, मुझे निकाल दिया गया था, लेकिन हाँ एक्सेप्टेंस हुई। हाँ एक्सेप्टेंस हुई, मेरी फैमिली के अंदर एक्सेप्टेंस हुई। ठीक है। और वो पैसे से हुई। जब आपके पास पैसा, जब मेरे पास पैसा आया, पैसे से हुई। मेरे खानदान वाले मेरे लाइक फादर को मेरी पिक्चर्स निकाल के सोशल मीडिया से निकाल के बेच रही है, देखो ये कौन, ये तुम्हारी औलाद है ना, तुम्हारी औलाद ही है ना, क्या कर रही है, कि क्या कर रही है तुम्हारी औलाद, ये किस तरह के कपड़े पहने हुए, किधर है, किस जगह पे जा रही है। तो मेरे बाप ने उसी चीजों से ट्रामास देते गए मेरे खानदान वाले ना मेरे फादर को। लेकिन जब मेरे पास पैसा आया, मैंने अपनी फैमिली को एक ऐसी जगह शिफ्ट किया, एक अच्छे जगह पर जहाँ पे मैं इजीली आ जा सकूं, जहाँ पे लोग मुझे जानते नहीं। तो उन्हीं रिश्तेदारों ने आके मेरे घर पे दावतें उड़ाई, उसी पैसे से जो आपने, उसी पैसे से वही दावतें खाई उन लोगों ने। उसमें वो लोग भी शामिल थे जो पिक्चर भेजते थे? वही लोग मेरे रिश्तेदार। हाँ वो शायद बैठे हुए सुन भी रहे हो। तो ये मुझे बहुत चीज फील हुई। वो वाली साइड के लोग अभी कोई कांटेक्ट करते हैं, मिलना चाहते हैं। इवन मेरी जो कजन्स हैं सब कहते हैं मेरे से पिक्चर्स बना लो, वीडियोस बना लो, आप थोड़ी वायरल हो, हमारे पे व्यूज आ जाएंगे, हम भी वायरल हो जाएंगे। मेरे एक कज़न है, उसने रेस्टोरेंट ओपन किया है, वो कहता है कि आ जाओ, उसकी यहाँ पे इनॉग्रेशन तुम करना, मतलब यहाँ की वीडियोस बनाया करो। मतलब इस तरह की ऑफर्स मुझे देते रहते हैं, मेरे रिश्तेदार ही देते हैं। तो मैं सोचती यार पहले ही कर लेते तो हम लोग, क्या चला जाता तुम लोगों का, क्या चला जाता। अकेली नहीं होती पारस आज। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है, मेरा रब है। पारस तालीम कहाँ तक हासिल की? मैंने ग्रेजुएशन किया। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी वालिदा का, कि उसने मुझे पढ़ाया, सपोर्ट किया। क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो हमारे घर पे मतलब ये नहीं था कि हम तालीम को अफोर्ड कर सकते। मेरे घर में यकीन करें कि एक वक्त खाना बनता था और वो 3 दिन चलता था, लेकिन मेरी माँ कहती थी नहीं तुमने पढ़ना है। मेरी माँ को पता था ना मैं क्या हूँ। वो सुबह को उठकर मेरी माँ मुझे स्कूल भेजती थी, स्कूल से लेने आती थी, ट्यूशन भेजती थी, ट्यूशन से लेने आती थी, मुझे पढ़ाती थी, शाम में होमवर्क करवाती थी मेरी अम्मी। तो ये वो तालीम है जो मैं यहाँ बैठी हूँ। तो फर्क ये है कि जो रोड पे खड़ी हुई भीख मांग रही है और मैं आपके पास बैठी हुई हूँ, इनके बीच का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ तालीम है।
लेकिन इस तरह अगर आप ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई इस तरह का इदारा खोल दो जहाँ पे वो तालीम हासिल करें, अपने पेट के लिए अपना खुद करें, तो ये रोडों से भीख मांगना खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ खत्म हो जाएगा। ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। पढ़ाई के दौरान जब पढ़ रहे थे आप, तो जब आप वहाँ पे भी कुछ इस तरह की हैरेसमेंट या इस तरह की चीजें होती थी? यूनिवर्सिटी जाती थी, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा। तो अब यकीन करें, मैं यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी में बैठी हुई और लाइन से क्लासेस हैं, बच्चे बैठे हुए, टीचर वहां पढ़ा रहे हैं, मैं सबसे कोने वाली सीट पर जाके बैठ जाती थी, पीछे बैठ जाती थी, ताकि कोई मेरे पीछे कोई ना हो। और जिस दिन मैं पीछे नहीं बैठती थी, मुझे पीछे जगह फुल होती थी, मैं आगे बैठती थी, तो मुझे पीछे से सब लोग कोई मेरे, और मेरा कोई दोस्त था ही नहीं यूनिवर्सिटी में, कोई भी दोस्त नहीं था। आई स्वेयर, कोई दोस्त नहीं था मेरे यूनिवर्सिटी में। मैं अकेली बस के अंदर जाती थी यूनिवर्सिटी, मुझे यूनिवर्सिटी की बस पिक करती थी, कराची यूनिवर्सिटी की, मैं यूनिवर्सिटी जाती थी और वहां मेरा कोई दोस्त था ही नहीं। मैं अकेली कैंटीन में जाके खाना खा रही हूँ ना अगर बैठ के, तो 10 लोगों का, लड़के और लड़कियों का ग्रुप सामने बैठा हुआ है, क्योंकि वो को है कराची यूनिवर्सिटी, ये ग्रुप सामने बैठा हुआ है, वो लाइक मुझे टॉन्टिंग कर रहे हैं बैठे हुए। मैं अगर समोसा लेके खा रही हूँ तो मुझे उल्टे सीधे मेरे सामने लाइव कमेंट्स मिल रहे हैं। आप तो सोशल मीडिया के कमेंट्स पे जा रहे हैं, मैं तो लाइव कमेंट्स इतने सुने, तो सोशल मीडिया क्या इफेक्ट करेगा मुझे? कि जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर ग्रुप्स बना दिया जाता है कि आप 5 लोगों का एक ग्रुप है, 5 लोगों का एक, आपने कंप्लीट कोई प्रोजेक्ट देते हैं। तो मेरे साथ इवन कोई ग्रुप्स में आना नहीं चाहता था, कोई ये नहीं बोलते सर हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, सर हमें इसके साथ के ग्रुप में नहीं डालो। अच्छा, ये चीज फेस होने लग गई। जब ये चीजें मेरे सामने आई ना, मैं बहुत रोई घर में, मतलब बैठ के, नहीं यार मुझे नहीं ये सब करना, मैं क्या, ये सब क्या है, मेरा दिल ही नहीं लग। कोई भी आप काम करते हो तो जब आपका वहां पे दिल ही नहीं लगे तो आप वो नहीं कर सकते। पढ़ाई में शुरू से बहुत एक वो पढ़ाकू इंसान थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, पढ़ने लिखने का। जब ये सब यूनिवर्सिटीज में होने लग गया तो मैंने कहा कोई दोस्त नहीं, मुझे ना एक एंजाइटी होने लग गई। उस टाइम पे नहीं पता था कि एंजाइटी हो रही है, अब पता है वो एंजाइटी थी कि यार मैं जाऊंगी लोग देख के मुझसे हंसेंगे, क्लास में जाऊंगी तो मुझे आवाजें कैसी जाएंगी, डर लगता था, डर लगने लग गया, खौफ आने लग गया इदारे से जहाँ पढ़ने जाती थी। लेकिन फिर मैंने अपनी अम्मी से ये चीज डिस्कस करी। मैंने कहा अम्मी अगर मैं कहीं जाती हूँ उस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब कुछ होता है, मेरी माँ ने कहा कि कुछ भी है तूने पढ़ना है। वाह, कुछ भी है, वो लोग जो बातें कर रहे हैं कस रहे हैं वो तेरे काम नहीं आएंगे, ये पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। मैंने खैर अपना प्राइवेट करवा लिया, मैंने फिर प्राइवेट एग्जाम्स दिए। यूनिवर्सिटी जाना बेकार ही था ना, मेरा तो कोई था ही नहीं। उल्टा पढ़ाई से ज्यादा, सर के लेक्चर से ज्यादा यूनिवर्सिटी के लोगों के लेक्चर सुनने को मिल जाते थे कि जी ये है वो है, ये क्या पहना हुआ है फलाना। मैंने बोला बस ठीक है, मैंने प्राइवेट करा और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। पारस, आप लोग बीमार होते हैं, जब आपकी कम्युनिटी से कोई बीमार होता है, जैसी बीमारियां हैं, HIV है और मुख्तलिफ हैं, हर किसी को हो सकती हैं, हर इंसान को बीमारी होती है, नज़ला जुकाम, बुखार, नज़ला जुकाम, ये सारी चीजें ही हमारी कम्युनिटी में भाई सबको होती है, मुझे भी होती है भाई। मैं कोई फौलाद की बनी हुई नहीं हूँ, मैं भी मिट्टी की बनी हुई इंसान हूँ, तो मुझे भी छींक आती है, मुझे भी नज़ला आता है, मुझे भी बुखार चढ़ता है। तो इस तरह से बहुत सी मेरी कम्युनिटी में शायद आज बैठ के बात मेरे दिल में थी कि मैं करूंगी। इवन मैं आपको एक बहुत क्लोज अपनी फ्रेंड का एक वाकया सुनाती हूँ। मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, वो एक बहुत गंदे नशे पे लग गई, बहुत नशे करने लग गई, ट्रांसजेंडर थी। तो उसको जब हम लोगों ने फैसला किया कि हम रिहैब में दिलवाते हैं, जी हम लोगों ने, उसकी बहुत बुरी हालत थी, मरने वाली हालत थी, हमने उसको रिहैब में एडमिट करवा दिया। अच्छा, वहां पर कोई वार्ड ही नहीं है ट्रांसजेंडर्स, उनको ना औरतों के लिए, मैंने जो चीज अपनी आंखों से देखी, औरतों का भी कोई वो सिस्टम नहीं है, वहां पे सब एक साथ ही है, मिक्स। तो वहां पे उसको मर्दों के साथ रखा गया, ट्रांसजेंडर को। अच्छा, जब वो मेरी दोस्त अंदर चली गई तो 1-1.5 हफ्ते बाद में मिलने के लिए जब उससे गई, तो जिस हालत में उसको छोड़ कर गई थी उससे कई गुना बुरी हालत में वो मुझे मिली, उससे भी बुरी हालत में। मैंने उससे पूछा क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसने कहा कि कल रात मेरे साथ 3 बंदों ने रेप किया। वहां पे जो मौजूद पेशेंट थे? जी, पेशेंट्स और पेशेंट के साथ कोई उनका कोई अंदर का कोई बंदा भी मुलविस था। कह रही मेरे 3 लोगों ने रेप किया है यहाँ पर, कल एक रात पहले। हाँ, एक रात पहले। कह रही तुम मुझे इसलिए छोड़ कर गई थी। ओहो।
तो बताओ गुनहगार कौन है? आप इवन ये देख लो कि मैं अपना एक मतलब एक चीज है जो मेरे साथ हुआ, मैं शेयर करती हूँ। मैं एक दफा ट्रैवल कर रही थी आउट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, मेरी फैमिली मेरे साथ थी। तो मैंने शलवार कमीज पहना हुआ था नॉर्मल, और मैं जब अंदर गई, मतलब एक तो चेक इन होता है, चेक इन से बाद बोर्डिंग होती है, उसके बाद एक इमिग्रेशन का पोर्शन क्रॉस करके दोबारा चेक इन होती है, ठीक है, जहाँ वो एरोज बने हुए होते हैं समथिंग और मोमेंट्स के। मैं वहां पर गई तो उन्होंने मेरा बोर्डिंग कार्ड देखा। अच्छा, सब जगह मैं अपनी अम्मी के साथ साथ चल रही थी, फीमेल्स चेक कर रहे थे मुझे और मैं जा रही थी। जब मैं बोर्डिंग में गई तो ना वहां पे 2 लेडी थी, मुझे नहीं पता उनको मुझसे क्या मसला आया, उन्होंने मेरी अम्मी को चेक कर लिया। मतलब जब मुझे चेक करने की बारी आई तो उन्होंने मेरा बोर्डिंग कार्ड देखा, उस पर मेरा नाम देखा, तो उन्होंने देख के मुझे मुस्कुराई, क्योंकि मैं शलवार कमीज में थी, उनको शायद जज नहीं हुआ कि शी इज अ ट्रांस और अ गर्ल समथिंग। जब मैं वहां से निकली हूँ एयरपोर्ट से, मतलब इमिग्रेशन पे वहां पहुंची, वो बंदी देख के ना मुझे हंसी, उसने बोला आपका यहाँ नहीं चेक होगा मैम, आप मर्दों में जाए। मेरी अम्मी ने मेरी तरफ शक्ल देखी और मेरी माँ ना एकदम ट्रॉमा में आ गई। मैंने बोला मैम, मैं तो सब जगह लेडीज ही चेक, पीछे भी चेक करा है, मतलब बोर्डिंग के टाइम पे भी, मैं तो हमेशा जब भी ट्रेवल करती हूँ मैं तो यहीं से जाती हूँ, फीमेल सेक्शन से ही, और आपको अगर मसला है तो आप मशीन से चेक कर लो, आपको अगर हाथ नहीं लगा के टच नहीं करना मुझे। और इन्होंने नहीं, आप वहीं जाएंगी। अब वो इमिग्रेशन था, मैंने कहा मैं अगर यहाँ पे इनको कुछ बोलती हूँ तो मेरा ये कोई एयरपोर्ट में मसला हुआ तो मेरा ट्रैवल ज़ाया हो जाएगा। मेरी अम्मी वो इमिग्रेशन क्रॉस कर चुकी थी, ठीक है, मेरी माँ वो सामने खड़ी हुई उस तरफ, मैं इमिग्रेशन के यहाँ खड़ी हुई हूँ। तो मैंने कहा कि सब हमेशा ट्रैवल करती हूँ तो इस तरह से निकल नहीं। अब मैं वहां पर चली गई, मेरी माँ मुझे दूर से देख रही है और मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, मेरी माँ खड़ी हुई मुझे देख रही थी। वहां से जब मैं गई, उन बंदों ने मुझे हाथ चेकिंग करी वहां पे साइड पे ले जाकर। अच्छा, वो हाथ ना मुझे यूं नहीं लगा रहे थे, वो मुझे यूं लगा रहे थे चेकिंग करते हुए। तो जब यूं हुआ ना, जब हाथ लगे आगे पीछे, तो फिर मुझे फील आया यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब इतना पढ़ने लिखने का, इतनी डिसेंसी दिखाने का क्या फायदा, जब वहां के लोगों के सामने और वो हंस, जब जिस औरत ने मुझे भेजा वहां पे वो हंस रही है बराबर में खड़ी हुई। आई नो उसको क्या था, कोई फोबिया था, मेरे ख्याल से ट्रांसफोबिया था उस औरत को। अच्छा, वो हंस रही है और वो बंदा। अब मैं जब वहां से निकली ना, मैंने अपनी माँ की शक्ल देखी, मैंने उस औरत को बोला, मैंने कहा अगर यहाँ पर तुम्हारी औलाद खड़ी भी होती मेरी तरह, तुम उसको भेजती मर्दों के पास चेकिंग करवाने के लिए, या उस चेकिंग की जगह, उस आदमी की जगह तुम्हारा मियाँ खड़ा हुआ होता तो मुझे चेक करवाने भेजती वहां पे? नहीं ना। बोला ही आपने? मैंने बोला। क्या कहा उसने? वो हंसने लग गई, वो एकदम कंफ्यूज हो गई ना कि ये क्या कह के गई है मुझसे। मैंने कहा आपने मेरी माँ के सामने ना मुझे बहुत कमतर कर दिया। मैंने कहा मैं दुआ करती हूँ आपके आगे ऐसी कोई औलाद ना। मेरी माँ मुझे कहती थी कि तू मतलब मेरे बाद तुझे कौन देखेगा। मैं अपनी अम्मी से ना बहुत ज्यादा अटैच थी, बहुत ज्यादा अपनी अम्मी से अटैच थी। तो मैं अम्मी को कहती थी नहीं अम्मी कोई मसला नहीं, तो मेरे साथ हो ना, हम लोग साथ में रहेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन उस टाइम पे मतलब चीजों का अंदाजा नहीं था। मैं सोचती थी ना कि जिसे मेरी माँ मतलब मेरी जिंदगी से जाएगी तो मेरा क्या बनेगा। मैं कहती हूँ कि दुनिया में इतना मतलब लोगों ने इतना कुछ बातें बोली, इतने ताने का, सब कुछ तस्कस से मुझे नहीं मसला हुआ। जिंदगी का सबसे बड़ा जो दुख, जो सबसे बड़ी कयामत मेरे पे टूटी, वो मेरी माँ का जनाजा था, जब मेरी माँ इस दुनिया से गई। मौजूद तो सुबह, हाँ, वो चीज थी मेरे आगे। उसके बाद वो चीज गुजर गई। उसके बाद मैं बहुत ट्रॉमा में रही, मैंने बहुत अपना इलाज कराया। मैं साइकोटिक ड्रग्स पे हूँ। अच्छा। मतलब मैं थेरेपीज लेती हूँ साइकेट्रिस्ट से, और मेरी कुछ मेडिकेशन भी हैं जो मैं मतलब करती हूँ उन ट्रॉमा से निकलने के लिए। दूसरी चीज जो आ जाती है वो है, मुझे एक चीज का एहसास हुआ। मैंने ना मौत, जिस इंसान ने कहते हैं मौत बहुत करीब से देखी होती है ना, उसको कहते हैं कि वो जीना सीख जाता है। आपने देखी? मैंने मौत बहुत करीब से देखी है। देखी आपने? बहुत करीब से मौत देखी है। जैसे कि
ये जो मेरे घर के अंदर चीजें हुई मेरे पेरेंट्स की, हादसात हुए, मैंने मतलब जिंदगी भर लाइफ के अंदर शोर शराबे ये सब देखे, लेकिन जब इतने करीब से मौत को देखा ना, फिर एहसास हुआ जिंदगी क्या है। उसके बाद जो सेकंड ड्रामा मुझे जो अभी तक हमेशा रहता है ना, देखो पैदा हुए हो तो मरना भी है, चाहे कोई भी हो, हर चीज फानी है। बिल्कुल है। मुझे अपनी मौत का खौफ रहता है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक दोस्त थी जिसका अभी थोड़ा टाइम पहले इंतकाल हुआ है। अच्छा। मैं वहाँ पर गई, वहाँ पे सारी मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मौजूद थी। मतलब वो मेरा फर्स्ट टाइम किसी ट्रांस का एक्सपीरियंस था, नमाज जनाजा थी। तो मुझे अभी भी याद है कि वो मस्जिद में कारी साहब के पास जा रहे थे कि नमाज जनाजा पढ़ानी है, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा। उसने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता, मेरे से ये गुनाह नहीं हुआ कि मैं किसी ट्रांसजेंडर का या किसी ख्वाजा सरा का नमाज जनाजा पढ़ाऊं। ये वो झटके हैं जो मुझे फील हुए उस टाइम पे, क्योंकि मैं भी उनमें से ही हूँ। फिर क्या हुआ? खैर करते कराते वो किसी तरीके से कारी साहब कोई मौलवी अरेंज हुए, उस टाइम पे वो नमाज जनाजा पढ़ाया गया। और दिन के टाइम किसी ख्वाजा सरा का जनाजा जा रहा होगा ना, ख्वाजा सरा साथ चल रहे होंगे, तो लोग उस जनाजे को भी देख के बोलेंगे हाय हाय बदकारी, हाय हाय गुनाह जा रहा है, हाय हाय ये जा रहा है। ये चीज है। इसलिए रात में दबे पांव लेके जाते नंगे पैर के कोई सोसाइटी में चलने की भी आवाज ना है। अब कब्रिस्तान का मैं आपको बताती हूँ कि जब कब्रिस्तान में कब्र मांगी जाती है तो हमें तो कब्र भी नहीं मिलती। मुर्दे के साथ आप लोग इतना डिस्क्रिमिनेशन किस लिए? एक मरे हुए इंसान के साथ, उसका तो हिसाब किताब अल्लाह ने करना है। तो होता किस तरह, फिर कहाँ तस्वीर होती है? तो वो कब्र लेना पड़ती है हमें। वो जो गोरखान होते हैं कब्रिस्तान के, हमसे वो डबल पैसे चार्ज करते हैं जी, कि हम दफना देंगे रात के टाइम पे बुला के, कि किसी को पता, बराबर वाली कब्र के घर वालों को भी पता ना चले कि यहाँ ख्वाजा सरा दफन हुआ है भाई। तो इस चीज से मुझे खौफ आता है। मेरा हर नमाज में, मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ, पहले मेरी ये दुआ होती थी कि अल्लाह पाक मेरे माँ बाप से पहले मुझे उठा लेना, क्योंकि मैंने जब वो चीज देखी ना अपनी कम्युनिटी के अंदर कि कितना कुछ देखना पड़ता है, मैं बोझ नहीं बनना चाहती उन लोगों पे। मैं दुआ करती मेरे माँ बाप से पहले मुझे, या अल्लाह पाक मुझे उठा लेना कि मेरा सब कुछ मेरे माँ बाप करते हैं, मुझे जरूरत नहीं रहे, मुझे किसी का एहसान ना मिले, मुझे ऐसे मौत दे देना कि बस जैसा ठीक हो, मतलब घर वालों के बीच या कोई इस तरह कि मैं किसी की मोहताज ना हो कि कोई उठा के मेरा कफन दफन करे, बस। क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है, सही। सिर्फ मैं, मुझे अपने रब और अपने परवरदिगार से ही बस ये आसरा है। इंसान से तो मेरे ख्याल से दूसरे इंसान को कोई उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। पारस, क्रिकेट वगैरह में कोई दिलचस्पी है? क्रिकेट में तो नहीं है, हाँ क्रिकेटर्स में जरूर है। कौन? मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पर, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं वो बैट पे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन स्टेडियम में पता नहीं क्या हो जाता है। हाउ डू यू नो कि वो बैट पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं? ऐसी बातें नहीं करते। एक गेम की तरफ हम लोग आते हैं और उस गेम में मैं आपको कुछ चीज़ों की हिंट दूंगा। आपको पहचानना है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। कोई पर्सनैलिटी भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी होता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने जो है मेरे फ़ोन पे एक पिक्चर है और ये एक नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है। अक्सर लोग इसको बजाते हैं। बाजा नहीं है। पियानो? नहीं, पियानो भी नहीं है। बजाते इसको पकड़ के कुछ लोग हिलाते भी हैं। लटकी भी होती है। भाई बहुत साफ सुथरी है। अच्छा। इसको कोई भी डबल मीनिंग में और उन सब चीजों में नहीं लेके जाना। हाँ, आवाज आती है इसमें से, लेकिन बाजा नहीं है। ओह यस यस यस। दूसरा, इसको ना ये जब इसको लोग जो है ना मुंह के करीब रखते हैं। मुंह के करीब रखते हैं? जब इसको मुंह के करीब लेकर आते हैं तो ये गर्म हो जाता है, धुआं आता है। शीशा?
हाँ शीशा कह सकते हैं, शीशा है, सही है। थैंक यू सो मच पारस, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर टू हैव। मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। क्योर पाकिस्तान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान।